राजेश अपनी पत्नी जया की कुंग फू की मार का बदला लेने के लिए दिन रात एक एक करके अपनी कराटे की प्रैक्टिस करता है और आज राजेश अपनी पत्नी जया के साथ महाभारत जैसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। वह पहले अपनी डायमंड्स को बचाने के लिए सेफ्टी गार्ड्स पहन लेता है और इस ऐतिहासिक युद्ध को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल का वीडियो ऑन करके उसे साइड में रख देता है। इसके बाद वह जया को पास बुलाता है। जया जैसे ही पास आती है, राजेश कहता है, क्या हुआ, आजकल बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझमें। जया जवाब देती है, कौन सी चर्बी। इस पर गुस्से में राजेश कहता है, तू तो सिर्फ एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक तेरा काम तमाम कर चुका होता। जया भी पलटकर कहती है, तुम मुझे खत्म करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या। राजेश चुनौती देता है, अगर दम है तो पहले हाथ लगाकर दिखा। जया कहती है, पहले मुझे छू कर दिखाओ। फिर राजेश एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। जया भी पलटकर उसे एक थप्पड़ मारती है। अब दोनों के बीच असली भारतीय तांडव शुरू हो जाता है। पहले जया अपनी कुंग फू की मार से राजेश को धूल चटा देती है। फिर राजेश भी अनाकोंडा की तरह वार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जया इससे भी आगे बढ़कर अजगर जैसी एक जबरदस्त किक मारती है और राजेश की अनाकोंडा चाल भी फेल हो जाती है। राजेश कहता है, संती तू मेरे सामने मत नाच, और एक वार करता है, लेकिन जया जो कुंग फू की मास्टर है वह उसे उड़ती हुई किक मार देती है, जिससे राजेश उछलकर पीछे जा गिरता है। राजेश फिर से वापसी करता है और अनाकोंडा शॉट के साथ हमला करता है, लेकिन जया एक सुपर डुपर उड़ता हुआ जिगजैग शॉट मारती है। राजेश जैसे तैसे जिगजैग शॉट से बचता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। अब तक उसकी 100 में से 20% ताकत बची होती है और जया अब भी पूरी 100% फॉर्म में होती है। तभी जया एक और जोरदार किक से दरवाजा तोड़ देती है। यह देखकर राजेश डर जाता है। फिर राजेश कराटे की एक पीछे से मार वाली चाल चलकर जया को हल्का पीछे हटा देता है। अब जया इस पीछे से दिए गए वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी टांगों से वार करती है, जिससे राजेश उछलता हुआ सीधे टेबल पर जा गिरता है। राजेश की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अपनी कराटे की इज्जत बचाने के लिए वह मुश्किल से उठ खड़ा होता है। तभी जया हाथ नचाते हुए कहती है, अब अगर पीछे से मारने में दम है तो आजा। इस पर राजेश कहता है, चल बसंती नाच, और फिर से जया से भिड़ जाता है। फिर जया राजेश के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, ले और ये ले, और जोरदार वार करती है, जिससे राजेश जमीन पर गिरकर धरती माँ को प्रणाम कर देता है। तभी राजेश अनाकोंडा की तरह झपट कर जया के पैरों को पकड़ लेता है। इस पर जया कहती है, ले सांभर, ले रसम, ले चटनी, और एक के बाद एक वार करती है। राजेश तब जया को पकड़कर गले लगा लेता है और जया के बाल पकड़ लेता है। तभी जया कहती है, मेरे बालों को मत पकड़, इनके दाम 12,000 हैं, और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती, जिससे राजेश की हिम्मत टूट जाती और वह उठ भी नहीं पाता। फिर भी अपनी अनाकोंडा की इज्जत के लिए राजेश धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी जया आखिरी बार कहती है और एक जोरदार किक मारती है, जिससे राजेश उड़कर सीधे सोफे पर जा गिरता है। तभी यह उड़ता हुआ राजेश उसकी माँ और भाभी देख लेती हैं, जिससे उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मम्मी आपकी बहू तो कुंग फू की मास्टर निकली, आज पता चला। जया यह युद्ध जीत जाती है। जया की यह जीत देखने के लिए उसके माता पिता आते हैं और राजेश की ओर से उसका बड़ा भाई आता है। राजेश का भाई जब उसे देखता है तो पाता है कि राजेश की हालत किसी कुत्ते जैसी हो चुकी है। तभी राजेश की माँ अपने बड़े बेटे से कहती है, देख रहे हो हमारे राजेश की क्या हालत हो गई है। जया के पिता कहते हैं, हमें नहीं पता था कि राजेश इतना कमजोर कराटे का विद्यार्थी है। राजेश की माँ कहती है, हाँ मेरा बेटा थोड़ा भोला है, इसलिए आज शेरनी से मार खा गया। जया का भाई कहता है, मेरी बहन कुंग फू में माहिर है। फिर राजेश की माँ कहती है, हाँ मेरा बेटा तो बस मुर्गी फार्म में कराटे की प्रैक्टिस करता था, इसलिए आज उसकी ये हालत हो गई है। इसके बाद वह मजाक में कहती है, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच का महाभारत था। मेरा बेटा तो भारत में लात खाकर सीधे पाकिस्तान जा गिरा। अभी राजेश बोलता है, माँ ज्यादा तारीफ मत करो। राजेश का भाई जया से मजाक में कहता है, तुमने जो राजेश को पाकिस्तान पहुंचा दिया, अगर पाकिस्तान वालों को पता चलेगा तो वे हंसेंगे। अगली बार जब लात मार तो उसे भारत की सीमा के अंदर ही रखना। जया मुस्कुराकर कहती, ठीक है अगली बार थोड़ा कम मारूंगी। फिर जया कहती है, मेरा पति होकर राजेश ने मुझे 1 महीने में 21 बार थप्पड़ मार, इसलिए मैंने कुंग फू की ट्रेनिंग और उसका खेल खत्म कर दिया। यह सुनकर राजेश के भाई की बोलती बंद हो जाती है। फिर वह चुपचाप राजेश को पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन राजेश की हड्डियां पसली टूटी होने के कारण लंगड़ाते हुए मुश्किल से बाहर निकलता है। राजेश का भाई उसे समझाने के लिए घर के पीछे ले जाता है। इतने सारे कुंग फू के वार सहने के बाद भी राजेश बेझिझक कहता है, आज मैं जया का घमंड तोड़कर ही रहूंगा। इस पर उसका भाई कहता है, तेरा कराटे उसकी कुंग फू के सामने कुछ नहीं है, तू पहले ही जया से काफी मार खा चुका है, फिर भी तुझे और मार खाने का मन है क्या। राजेश जवाब देता है, तो क्या मैं उसे गले लगाकर चुम्मी दे दूं। भाई मजाक में कहता है, हाँ चुम्मी दे या फिर चाट के खा जा, पर मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू चाहता है कि जया तेरे इशारों पर चले तो उसे प्रेग्नेंट कर दे। एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो अगले 3-4 साल तक उसका कुंग फू काम नहीं करेगा, तब तू आराम से अपना कराटे दिखा देना। राजेश को अपने भाई की इन बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर दोनों जया के पास जाते हैं और भाई प्यार से दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने को कहता है। राजेश पहले कहता है, मेरा कराटे तेरे कुंग फू के सामने कमजोर पड़ गया, इसलिए मेरी तरफ से माफी। फिर जया कहती है, मेरे कुंग फू के सामने तेरे कराटे की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी इस लड़ाई के लिए माफी मांगती। यह सुनकर राजेश का भाई बहुत खुश हो जाता है और सबको समझाकर खुश करने लगता है। रात को जया के एक और हमले से राजेश इतनी हालत में आ जाता है कि अपनी गंजी तक नहीं पहन पाता। फिर भी वह जया को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जया को अभी भी राजेश पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह गुस्से में उसे घूरने लगती है। यह देख राजेश डर कर चुपचाप चादर के नीचे घुसकर सो जाता है। सुबह होते ही राजेश फिर से जया को मनाने की कोशिश में लग जाता है और
उससे कहता है कि वह एक कप कॉफी बना दे। जया बिना कुछ कहे कॉफी लाकर दे देती है। फिर राजेश एक नया डाइनिंग टेबल और सोफा लाता है और जया से कहता है ये मजबूत है, अब ये टेबल नहीं टूटेगा। रात को राजेश जया से अंतरंग होने की बात करता है, लेकिन तब तक जया सो चुकी होती है। इस बीच राजेश का भाई उससे पूछता है अब तक कुछ किया या नहीं। राजेश जवाब देता है क्या करो, वो तो रात होते ही सो जाती है। फिर राजेश का भाई राजेश के फोन से जया को एक लव इमोजी भेज देता है, लेकिन जया उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। राजेश का भाई उसे सलाह देता है अब जया को मनाने के लिए तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर पुराने रोमांटिक गाने, इस बार जया जरूर पिघल जाएगी। अगली सुबह राजेश जया को पटाने के लिए उसके नाम पर गाना गाने लगता है। यह सुनकर जया गुस्से में राजेश की ओर देखने लगती है। फिर अगले दिन राजेश जया को खुश करने के लिए उसे उसके घर ले जाता है और जया के माता पिता के सामने बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। इससे जया की माँ को यकीन हो जाता है कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। रात को जया का भाई उससे पूछता है अब तू खुश है ना। इस पर जया थोड़ी मुस्कान दे देती है। अब रात को राजेश पूरी तैयारी के साथ पलंग तोड़ने के मूड में आकर परफ्यूम लगाने लगता है और अपने बड़े भाई को मैसेज करता है आज तो पलंग तोड़कर ही रहूंगा। लेकिन तभी जया कमरे में आती है और अपने पीरियड्स के लिए सोफी निकाल कर ले जाती है। ये देखकर राजेश सोचता है आज का मिशन भी फेल हो गया और गुस्से में खुद को रोककर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन राजेश कैलेंडर देखकर सोचने लगता है कि जया के पीरियड्स कब खत्म होंगे ताकि वह किस दिन अपना मिशन पूरा करे। अब रात को राजेश मिशन के लिए तैयार होकर दोनों की एक पुरानी एल्बम लेकर जया के सामने भावुक दिखावा करता है कि वह अब पूरी तरह सीधा साधा बन चुका है। वह जया की खूब तारीफ भी करने लगता है, लेकिन जया अब उसकी इन मीठी बातों में फिसलने वाली नहीं होती, इसीलिए वह कुछ भी नहीं कहती, बस राजेश को बार बार देखती रहती है। फिर जया राजेश के पास आती है और कहती है अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी आंखों में काजल लगाकर दिखाओ। यह सुनकर राजेश पहले तो घबरा जाता है और जया की कुंग फू वाली मार याद करके डरता है, लेकिन फिर कांपते हुए धीरे धीरे उसे काजल लगाने लगता है। तो राजेश घबराते हुए काजल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है क्योंकि उसे अब भी जया की कुंग फू की मार याद है, इसलिए वह डरते डरते काफी देर तक काजल नहीं लगा पाता। तब जया तंज कसते हुए कहती है तुमसे ये कभी नहीं होगा। अगले दिन राजेश जया को सरप्राइज देने के लिए उसका पसंदीदा आंवला पानी लाकर देता है, जिससे जया राजेश से खुश हो जाती है। इसी खुशी में जया अपने फोन से कुंग फू की एप्स को डिलीट कर देती है। रात को जया राजेश से मीठी मीठी बातें करने लगती है, जिससे राजेश धीरे धीरे अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश करता है। वह जया के कंधे पर हाथ रखकर कहता है मुझे तुम्हें गले लगाने और चूमने का मन कर रहा है। इस पर जया भी रजामंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही राजेश अपना अगला कदम बढ़ाने वाला होता है अचानक एक सांप खिड़की के बाहर आ जाता है। डर के मारे राजेश चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और भाभी दौड़ कर आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ बेटा। राजेश घबराते हुए कहता है खिड़की के बाहर सांप है। तब भाभी जया को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती हैं और राजेश की माँ उसे अपने कमरे में सुलाने को कहती हैं। इस तरह राजेश की सारी योजना धरी की धरी रह जाती है और गुस्से में वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह होते ही जया हंसते हुए राजेश के पास आती है और हंसी मजाक में बातें करने लगती है। राजेश इस मौके का फायदा उठाकर अपने मिशन को पूरा कर लेता है। कुछ दिनों बाद राजेश जया को लेकर यह जानने के लिए अस्पताल जाता है कि वह गर्भवती है या नहीं। तभी वहाँ राजेश का भाई फोन पर किसी से अपनी योजना के बारे में बात कर रहा होता है और जया उनकी बातचीत सुन लेती है। जया को राजेश की योजना के बारे में पता चल जाता है, जिससे जया के मन में राजेश के लिए शक पैदा हो जाता है। अब जया बार बार उसी योजना के बारे में सोचने लगती है और समझने की कोशिश करती है कि राजेश फिर से क्या योजना बना रहा है। जया बहुत गुस्से में राजेश को घूरने लगती है। रात को जब राजेश घर आता है तो जया उससे पूछती है तुमने मेरे बारे में क्या योजना बनाई है। राजेश झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जया को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। जया राजेश को रोककर सच्चाई बताने के लिए कहता है। तब राजेश गुस्से में कहता है तू क्या समझती थी कि मैं तुझसे डर कर जीऊंगा। अब देख लिया ना मैंने तुझे कैसे फंसा दिया। अब तू मेरी औलाद को जन्म देगी और उसकी देखभाल करेगी। राजेश की ये बातें सुनकर जया अंदर से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वह नीचे गिर पड़ती है। इसके बाद अस्पताल में पता चलता है कि गिरने की वजह से जया के पेट में पल रहा बच्चा मर चुका है। इस दुखद घटना के बाद उसके माता पिता उसे बुरी तरह डांटते हैं और ताने मारते हैं। इन सब बातों से आहत होकर जया अकेले रहने का निर्णय लेती है और बस स्टॉप पर जाकर रोने लगती है। तभी उसका भाई वहाँ आता है और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए उसे एक वर्किंग वुमन हॉस्टल में रहने के लिए कमरा दिला देता है। लेकिन जया रात भर अपने माता पिता की कही बातों को सोचकर फूट फूट कर रोती रहती और चैन से सो भी नहीं पाती। अगले दिन उसका भाई उसे कुछ कपड़े और पैसे देकर थोड़ी राहत देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे जया हॉस्टल में बाकी लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। वह नौकरी की तलाश में अपनी रूममेट से मदद मांगती है, लेकिन डिग्री न होने की वजह से उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। तब वह गुजारे के लिए छोटी मोटी सिलाई का काम करने लगती है। अब जया इस सिलाई के काम को बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए वह अपने भाई के साथ बैंक में लोन लेने जाती है, लेकिन बैंक वाले उसे लोन देने से इनकार कर देते हैं। जया के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता। इससे वह और भी उदास रहने लगती है। तभी एक दिन उसकी माँ उससे मिलने हॉस्टल आती है और रोने का नाटक करते हुए उसे घर वापस चलने के लिए कहती है। माँ की भावुक बातों में आकर जया को लगता है कि शायद अब वह घर लौटकर शांति से रह सकेगी, इसलिए वह तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी माँ कहती है जल्दी तैयार हो जा, राजेश तेरा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर जया ठिठक जाती है और साफ शब्दों में राजेश के घर जाने से इनकार कर देती है। माँ उसके इनकार से नाराज होकर उसे उल्टा सीधा कहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। माँ की बातों से आहत होकर जया बुरी तरह रोने लगती है। अपने माता पिता की तानों और ससुराल में झेले हुए अत्याचारों को याद कर जया आत्महत्या करने का फैसला कर लेती है।
है। वह दौड़ती हुई हॉस्टल की छत पर जाती और वहाँ खड़े होकर सोचती कि उसकी इस हालत की असली वजह उसका मामा है, जिसने राजेश के बारे में कुछ भी जाने बिना उसकी शादी करवा दी थी। उधर राजेश अपनी एक कस्टमर से मुर्गी के पैसे मांगने पहुंचता है, लेकिन कस्टमर राजेश को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वजह ये थी कि राजेश ने अपनी डायमंड्स बचाने के लिए जिस दिन गार्ड्स पहने थे और मोबाइल से खुद का वीडियो बनाया था, वही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका। उसी वीडियो में जया ने उसे उड़ते हुए अजगर की तरह किक मारी थी। तभी राजेश को उसके भाई का फोन आता है और वह कहता है, तेरे को एक वीडियो भेजा है, जल्दी देख। राजेश जैसे ही व्हाट्सएप खोलता है, वही वायरल वीडियो देखता है जिसमें जया ने उसे जोरदार कुंग-फू की किक मारी। वह पूरी तरह घबरा जाता है। उसी समय उसके ग्राहक भी वीडियो देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजेश की हालत खराब हो जाती है और वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। फिर वह अपने भाई को फोन करता है और कहता है, भाई मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब सब लोग मेरी कराटे की इज्जत का मजाक उड़ाएंगे, अब मैं क्या करूं? उसका भाई उसे समझाता है, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन राजेश के पड़ोसी उसकी पिटाई वाला वीडियो राजेश की माँ और भाभी को दिखाते हैं। वीडियो देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वही वीडियो जया का भाई और उसके माता पिता भी देख लेते हैं। यहाँ तक कि राजेश की दुकान पर काम करने वाले लोग भी वीडियो देखकर सोचते हैं, हमारे भैया के साथ ये क्या हो गया। अब राजेश किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता और रात को शराब पीकर घर लौटता है। अगले दिन फेसबुक पर सभी लोग जया की तारीफ करते हैं और लिखते हैं, हर महिला को जया की तरह कुंग फू सीखनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपने पति पर भी काम आ सकती है। धीरे धीरे पहले हफ्ते, फिर तीसरे, चौथे हफ्ते तक ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यूट्यूब पर भी जया की जमकर तारीफ होती है। आखिर में राजेश का भाई उससे कहता है, भैया मुझे पूरा वीडियो दो, मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा, अब तो पूरा देख ही लूं। इस पर राजेश कहता है, उसी दिन वीडियो बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और आज उसी वजह से मेरी हालत खराब हो गई। वीडियो वायरल होने के कारण वह चोर की तरह घर में छिपा बैठा है। उसे अब किसी को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह घर से बाहर भी नहीं निकलता। इसी दौरान राजेश की मुर्गी की दुकान के कर्मचारी उसे फोन कर बाहर आने को कहते हैं, लेकिन राजेश तो अब खुद को चोर से भी बड़ा गुनहगार मानने लगा है, इसलिए दुकान पर जाने से भी मना कर देता है। अगले दिन राजेश अपने भाई से कहता है, मैं जया को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। इस पर उसका भाई जवाब देता है, पहले भी तू अपनी कराटे दिखाने के चक्कर में पिट गया और तेरा वीडियो वायरल हो गया, अब फिर से क्या यूट्यूब पर ट्रेंड करने का प्लान है? ये सुनकर राजेश अब सच में जया से तलाक लेने का फैसला करता है और अगले हफ्ते अपने भाई को साथ लेकर एक वकील के पास जाता है। वकील उसे देखकर कहता है, अरे तुम वही हो ना, कराटे की जगह कुंग फू की मार खाने वाले। राजेश वकील की बात सुनकर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर वकील उसी के सामने उसका वायरल वीडियो फिर से चला देता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ओह इसी की वजह से तुम जया से तलाक लेना चाहते हो? वकील की दांत फाड़ हंसी देखकर राजेश को बहुत बुरा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके पिछवाड़े में मिर्ची डाल दी हो। अब तो हाल ये हो गया है कि मोहल्ले वाले भी उसके घर आकर उसी वीडियो की बातें करने लगे हैं, जिससे राजेश अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। इसी दौरान उसकी मुर्गियां भी बिकनी बंद हो गई। अगले दिन उसकी माँ राजेश को समझाती है, तेरे ही कारण, तेरे इस कराटे वाले व्यवहार की वजह से आज हमारे घर की यह हालत हो गई है। उसी समय राजेश के दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लो भाई अब तो तेरा पूरा एल लग गया है। कुछ दिन बाद जया और राजेश तलाक के लिए कोर्ट पहुंचते हैं। जज मैडम उन्हें देखकर कहती हैं, अरे ये राजेश तो बहुत भोला लगता है, तुमने इसे कुंग फू से मारा, इतना मेहनत क्यों किया? फिर मैडम कहती हैं, इतनी जल्दी मत कर, दोनों मिलकर अच्छे से सोच लो, फिर तलाक की बात करना। इस पर जया कहती है, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना है। जज मैडम हंसते हुए कहती हैं, हाँ तुम मत रहो, वरना फिर कभी इसकी पिटाई करोगी और बेचारा राजेश फिर से रोने लगेगा। मैडम की बात सुनकर कोर्ट में सभी लोग हंसने लगते हैं। उस वक्त राजेश का वकील कहता है, राजेश एकदम भोला भाला आदमी है, लेकिन जया राजेश को देखकर सोचती है, साला एक नंबर का चालाक आदमी अब सबके सामने भोला बन रहा है। इसके बाद जया जज से कहती है, इस तलाक का फैसला मैंने नहीं किया है, यह राजेश खुद तलाक की बात लेकर आया है। जज मैडम पूछती हैं, राजेश क्या यह सच है? राजेश चुपचाप खड़ा रहता है। फिर जज मैडम कहती हैं, तुम्हें यह फैसला अपनी पत्नी जया से बातचीत करके लेना चाहिए था। राजेश जवाब देता है, मैं तो चर्चा करता हूँ, लेकिन जया मेरी कोई बात नहीं सुनती। इस पर जया कहती है, ये सब झूठ बोल रहा है, ये जो भोलेपन का दिखावा कर रहा है असल में वैसा बिल्कुल नहीं है। अब जया कोर्ट में जज मैडम को सारी सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है, राजेश मुझे रोज छोटी छोटी बातों पर थप्पड़ मारता था और फिर मनाने के लिए फिल्म दिखाने ले जाता था। यही सिलसिला रोज चलता रहा, एक थप्पड़ फिर एक फिल्म। जया आगे बताती है, आखिरी दिन तब आया जब मैं 21 थप्पड़ खा चुकी थी। उसी दिन मैंने तय किया कि अब और नहीं सहूंगी। मैंने अपने मोबाइल पर यूट्यूब से कुंग फू सीखा और राजेश को उड़ते हुए एक जोरदार किक मार दी। यह सुनते ही राजेश का वकील खड़ा होकर कहता है, आपत्ति है माय लॉर्ड, लेकिन जज मैडम उसे डांटते हुए कहती है, दिख नहीं रहा ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बैठ जाइए। वकील चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद मैडम राजेश से कहती हैं, तुम जया से अच्छे से बात क्यों नहीं करते? राजेश जवाब देता है, मैं करता तो हूँ, लेकिन जया ही कभी सुनती नहीं। मैं काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि ठीक से बात नहीं कर पाता। इस पर कोर्ट में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जज मैडम कहती हैं, पहले बाहर जाकर शांति से 5 मिनट बात करो, फिर हम तलाक पर चर्चा करेंगे। बाहर जाकर दोनों आपस में बात करते हैं। जया पूछती है, मुर्गी का धंधा चल रहा है या नहीं? राजेश कहता है, थोड़ा डाउन चल रहा है, क्योंकि तुम्हारे उड़ते हुए किक का वीडियो वायरल हो गया है, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यह सुनकर जया चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन कर देती है और पूछती है, अभी मुर्गी कितने
कितने में बेच रहे हो? राजेश जवाब देता है 125 रुपए में। जया मुस्कुराकर कहती है मैं 115 रुपए में बेच रही हूँ। राजेश यह सुनते ही हैरान रह जाता है। असल में एक बार जब जया राजेश के साथ उसकी मुर्गी की दुकान पर गई थी, वहाँ एक आदमी ने राजेश से अपनी मुर्गी फार्म बेचने की बात की थी, लेकिन राजेश ने घमंड में मना कर दिया था। जया ने यह बात सुन ली और उसी फार्म को बैंक से लोन लेकर खुद खरीद लिया था। अब राजेश उस बूढ़े आदमी को पीटने के लिए कुछ गुंडों को भेजता है, लेकिन जया अपनी पुरानी कुंग फू चालें आजमाते हुए एक एक कर सभी को पीट देती है। आखिरकार सभी लोग जया के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं और इसी के साथ जया की कहानी समाप्त होती है। आप सभी का इस प्यार भरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।